जय जय श्री राम बच्चों। और आज हम लोग ना रिवाइज करेंगे स्ट्रेट लाइंस फॉर जेई 2025 एस्पायरेंट्स। तो जो भी जेई 2025 एस्पायरेंट्स उनका क्लास 11 का भी टॉपिक सा रिवीजन साइड बाय साइड चलता रहे, इसलिए वी विल डू एवरी संडे अ रिवीजन वीडियो फॉर क्लास 11th टॉपिक आल्सो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लेट ABCD be a square centered at origin. If equation of one side of square is this, then find equation of all sides. देखो ये वो वैरायटी है जो मेंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि आपको एक स्क्वायर दे दिया, कुछ एक शेप दे दिया, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसमें बहुत प्रॉपर्टीज होती है, और उसकी एक साइड दे दी, एक कुछ और पैरामीटर दे दिया, सब फाइंड करवाने लगे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉपर्टीज और क्वाड्रिलेटरल्स पूरी पूरी याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर की हमें पता ही होती है कि परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होती है, डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। ठीक है। एंगल बाइसेक्ट होता है। ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पर सेंटर ओरिजिन है। ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला है कि एक साइड की इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो दूसरा साइड इससे पैरेलल ही हो जाए, तो दैट विल बी x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मानते हो कि ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए स्क्वायर के केस में। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है 3/√2, दैट शुड बी इक्वल टू मॉड c/√2। तो c की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -3 आ रही यहाँ से। तो 1 स्क्वायर की साइड आ रही x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। x माइनस वाई -3 बराबर 0। अब उसने स्क्वायर इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब डायगोनल सा मीटिंग पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है। तो अब अपन इस साइड के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये वाली साइड विल बी ऑफ द टाइप x प्लस वाई प्लस c इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0, और ये वाली साइड विल बी ऑफ x प्लस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। बट यहाँ से हम लोग c1 c2 तो डिटरमाइन करना चाहते, तो एक वर्टेक्स और गिवन होता तो c1 आ जाता, तो c2 भी आप इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख के निकाल सकते। तो यहाँ पे मान लो लेटर से ये वर्टेक्स आपको गिवन होती 1,2, तो ये आपका c1 की वैल्यू -3 हो जाती, और फिर से आप ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो x प्लस वाई 3 बन जाता, राइट। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी के सवाल आते हैं। इसमें सबसे जो स्पेशल और मेरी फेवरेट वैरायटी है वो ये होती है कि आपको सेंटर ऑफ द स्क्वायर दे दिया जाए, डायगोनल दे दिया जाए और एक साइड दे दी जाए, या अच्छा वैसे इसमें भी एक मिनट हम बिना वर्टेक्स से भी कर सकते हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये इतनी इंफॉर्मेशन से आप इजीली निकाल सकते हो, बताता हूँ कैसे। अगर ये मेरा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, और मैंने तुम्हें बोल दिया सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0 0, तो तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना था कि डायगोनल 45 डिग्री बनाएगा। तो डायगोनल की इक्वेशन तो मैं निकाल सकता हूँ ना, 1 बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन, तो यहाँ m1 माइनस 1 आएगा, है ना। सही है, ये 1 होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास इस लाइन डायगोनल की स्लोप आ जाएगी, और डायगोनल की स्लोप आ जाएगी तो डायगोनल भी आ जाएगा ना मेरे भाई। तो मेरे पास ये वर्टेक्स आ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वर्टेक्स आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन तो आ ही गई, x प्लस वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए। एक क्वेश्चन से एंगल बिटवीन टू लाइंस रिवाइज हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिवाइज हो गया, और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी हमने साथ ही साथ में यहाँ पर देख ली। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, राइट। काफी अच्छा वार्म अप है तुम्हारे लिए, तो ये वाला सवाल करने में तुम्हें भी मजा आया होगा। मैं तो फालतू बात में ज्यादा करता नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट रहो, वीडियो छोटी बनाओ। सब्सक्राइब वगैरह करना तुम्हारा काम है, ठीक है। इट शुड बी योर मॉरल ड्यूटी कि यार कोई बंदा इतनी मदद कर रहे तो हम भी उसका चैनल की मदद करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एच बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच दैट एच लाइज ऑन एबी। अब बस इतने लाइंस ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है और एबी क्या है, हाइपोटेनियस है। क्योंकि वाई वाई बिकॉज ए बी सी में जो सर्कम सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल ये लाइज ऑन द हाइपोटेनियस। और उससे अलावा ये एच ए और एच बी और एच सी इक्वल भी होते ही है, तो सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिकली एक तरह से मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली, है ना। चलो आगे देखते हैं। एसी की उसने तुम्हें इक्वेशन दे दी, ठीक है। और बोल रहा है फाइंड लोकस ऑफ ए बी फॉर विच इंसेंटर इज कोलिनियर टू सेंट्रॉइड। तो इंसेंटर, अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये याद रखना कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तो कोलिनियर होते ही है। और तुम्हें पता भी है कि ओ जी इज टू जी एच इतना होता है, 2:1 का रेशियो बियर करता है, राइट। लेकिन अभी इंसेंटर भी कोलिनियर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब ये 45-45 होना चाहिए। तो हाइपोटेनियस के लिए तुम्हारे पास अजय ना या tan 45 1 होगा, तो मॉड ऑफ m1 प्लस 3/4 अपॉन 1 m1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3m/4, है ना। tan थीटा क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2 स्लोप्स ऑफ द लाइन होगी। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या मेरे पास m1 नहीं आ जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो m1 आ जाएगा। m1 आ जाएगा तो मेरे पास ab की स्लोप तो आई गई, तो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। अब इससे थोड़ा सा और चैलेंजिंग अगर मुझे बनाना है ना, इसमें अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और दे सकता था, जैसे बीसी की इक्वेशन दे देता और सेंट्रॉइड दे देता और ab निकलवाता, तो और मजा आता है ना। बीसी की इक्वेशन दे देता तो ये तुम्हारा ऑर्थो सेंटर बन जाता, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है, ध्यान रखना ये बात। और ये ऑर्थो सेंटर है और ये सेंट्रॉइड है। और मैंने तुम्हें अभी अभी बता दिया कि OG is to GH होता है 2:1। तो तुम यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा के H निकाल लेते, और H निकाल लेते तो तुम्हारा ये पूरा प्रॉब्लम ही हो जाता, क्योंकि H AB पे लाई करेगा तो C1 निकल जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A दिया है, C दिया है और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दी है और BC की इक्वेशन निकालनी है। ये भी और अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या होगा, लेट से ये A है, ये C है और ये B, और एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC तुम्हें दिया हुआ है। अब इसमें मुझे BC की अगर इक्वेशन बतानी है ना, तो इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं वर्टेक्स और एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्ट करूं, एक वर्टेक्स को एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्ट करूं, तो इट विल लाई ऑन द ऑपोजिट साइड। तो अगर मैं इस वर्टेक्स को एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये यहाँ पे लाई करेगा BC पे, ठीक है। तो 1,3 का रिफ्लेक्ट करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पे। आई होप आपको रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो देख लो कैसे होता है। तो लेट से a डैश कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं x इमेज सम ऑफ y इमेज, तो xi yi, तो ये बनेगा xi माइनस 1 बाय a, ठीक है। मिरर लाइन का अगर ax प्लस by इक्वल टू c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लेते हैं, है ना, तो इमेज ऑफ x1 y1 का फॉर्मूला क्या बनता है, x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यह आपका इमेज का फॉर्मूला होता है। तो
एच माइनस एच आई, है ना। एच आई तो अपन जो निकालने, और किसी रिफ्लेक्शन ले रहे हो, वन की ले रहे हो, है ना। तो एच आई माइनस वन अपॉन ए, और ए कितना है, वन है, बराबर वाई आई माइनस वन बाय वन बराबर माइनस टू टाइम्स, वैल्यू डाल दो, वन 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 थ्री, और इधर थ्री है, ठीक है। फोर माइनस टू टू अपॉन अंडर रूट नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट आएगा टू, ठीक है। अंडर रूट हटा देना वहां से, फॉर्मूला में अंडर रूट नहीं आता। तो एक्स आई की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास कितनी बन रही है, माइनस वन, और वाई आई की वैल्यू कितनी बन रही है, वन। तो माइनस वन वन बी सी पे लाई करेगा, माइनस वन वन है, और सी तो तुम्हें गिवन ही है, माइनस टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव। तो इन दोनों जो ज्वाइन करती हुई लाइन की इक्वेशन तो बना सकते हो, टू पॉइंट फॉर्म लगा के, लगा लेना। टू पॉइंट फॉर्म तो आती ही होगी, मुझे पता ही है, इतना तो सबको आता है, ठीक है। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी की बात हुई है, तो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बता देते हैं। लेट अस से अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका मैंने लेट अस से ऐसा सर्कम सर्कल बनाया, ठीक है। तो किसी भी वर्टेक्स को अगर मैं अपोजिट साइड से रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, तो दैट विल लाई ऑन द सर्कम सर्कल, दैट विल लाई ऑन द सर्कम सर्कल। किसी भी वर्टेक्स को अगर मैं साइड से रिफ्लेक्ट करूंगा ना, तो इट विल लाई ऑन द सर्कम सर्कल। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इस पर बेस सवाल एडवांस 2021 में आ भी चुका है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे कि बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं जेई वाले, है ना। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये आता है, ये प्रॉपर्टी हमेशा पढ़ाई जाती है, मैं भी पढ़ाता हूँ जब भी लेक्चर लेता हूँ स्ट्रेट लाइंस का। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, है ना। ये तो अब फॉर्मूला बेस्ड है, तुम्हें निकालना है ना। बार बार बता दिया है, और बता देता हूँ। tan थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज mod ऑफ m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2। यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। And also the equations to the two straight lines which pass through the point 45 and make angles equal angles with the two given line। तो लेटर से तुमने ये थीटा निकाल लिया, तो अब अगर ये ऐसी एक लाइन है, तो ये इधर से भी थीटा बाय टू और इधर से भी थीटा बाय टू निकालेगी। तो इससे तुम्हारे पास इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, और स्लोप आ जाएगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और 4,5 से पास करती है, वो उसने तुम्हें दे दिया। यहाँ पे तुम डायरेक्ट टैंजेंट बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि पासिंग पॉइंट इज 4,5, और 4,5 जो है दोनों लाइन पे लाइन ही करता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट बाइसेक्टर का फॉर्मूला। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। लेट अस से ये एक लाइन है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कह रहा है, a piece of cheese is located at 12,10 in a coordinate plane। तो ये हमारी एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गई, और इसमें 12,10 पर एक चीज सा पीस पड़ा है। माउस जो है वो 4-2 पे है, and is running up the line 5x plus y बराबर 18, 5x plus y बराबर 18। तो लेट अस से वो लाइन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये लाइन से पास करती है पॉइंट से 4-2 से। तो अब हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है सच दैट द माउस स्टार्ट्स गेटिंग फार्दर फ्रॉम द चीज रादर देन क्लोजर टू इट। मतलब वो पहले तो इस चीज को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और फिर वो डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। मतलब एक वो पॉइंट आ जाएगा जब ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट सब हो जाएगी जब ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये वाला बेसिकली तुम्हारा पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा।
तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन क्या है जी कि 5 अल्फा प्लस बीटा बराबर 18 हो, और एक इक्वेशन क्या है जी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 हो। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या बनेगा बीटा -10 अपॉन अल्फा -12 मल्टीप्लाइड विथ बीटा प्लस 2 बाय अल्फा -4, ये -1। तो यहाँ से अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई में है ना तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो जाए तो सॉल्व करो जे, नॉन सीरियस एस्पायरेंट हो जाए तो छोड़ दो जे यहीं पे सवाल। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व हो तब तुम्हें टू वेरिएबल टू इक्वेशन आनी चाहिए। The slope of a median drawn from the vertex A of triangle ABC is -2 और BC का कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 5 स्क्वायर यूनिट्स है। Then possible distance of vertex A from origin is or R। मीडियन का स्लोप दे दिया है फ्रॉम ए और बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए। लेट अस से ये आपकी मीडियन हो जी, तो मीडियन पास किससे करेगी आ जाएगा, मिड पॉइंट निकाल लो जी 1,4 मिड पॉइंट हो जाएगा और स्लोप कितना है -2, तो मीडियन की तो इक्वेशन ही आ गई। ठीक है, अब उसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो लगा लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से अच्छा अल्टरनेटिव बताता हूँ एरिया निकालने का। ये -1,3 हो जाए, ये 3,5 हो गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है जी y-3 बराबर स्लोप कितना हो गया, बीसी की इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, ये अपोजिट है ना, हाफ बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा √5 - 3 4 और 2 स्क्वायर 4 होता है और 4 स्क्वायर 16 होता है, तो ये √20 बेस हो जाएगा। ठीक है, √20 मतलब 2√5, तो हाफ इंटू 2√5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे। अब ये डिस्टेंस निकालनी है तो मेरे पास बीसी की इक्वेशन होनी चाहिए बेसिकली, जो है बीसी की इक्वेशन क्या आएगी y-3 बराबर m, m कितना हो जाएगा 2/4 1/2 x+1। तो यहाँ से अपने पास आएगा x-2y बराबर 7, x-2y प्लस 7 बराबर 0। और ये अपनी क्या हो गई, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना आएगा, वो आएगा तुम्हारा लेटेस्ट से x1 - 2y1 प्लस 7 अपॉन √5। इससे मॉड का, इससे मॉड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए, तो हाफ इंटू 2√5 इंटू दिस, ये आपका कितना है, ये तुम्हारा 5 होना चाहिए, तो √5 से √5 काट दो, 2 से 2 काट दो, मॉड ऑफ x1 - 7y1 - 2y1 प्लस 7, इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए। और तुम्हारा x1 y1 इस लाइन पे लाई करना चाहिए, किस लाइन पे, y-4 बराबर -2 टाइम्स x-1, इस लाइन पे लाई करना चाहिए। और इस लाइन पे लाई करने की क्या कंडीशन है कि x, y के कोऑर्डिनेट्स कितने हो, x, y का कोऑर्डिनेट हो
सेंट्रॉइड 1,4 या अरे यार लाइन तो आएगी ना। हाँ बस ठीक है, तुम्हारे पास ये लाइन आ गई तो एक्स वाई में x1 y1 इस पे लाई करते तो x1 y1 में अगेन दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लो और देख लो ऑप्शंस में कौन सा आंसर है। ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन में मैं पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखाता, मैं तुम्हें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन ये वाला जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। चलो पहले रोम्बस वाला डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ये वीडियो जो भी देख रहा है प्लीज फुल देखना, स्ट्रेट लाइन से प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB and AD of rhombus ABCD whose one diagonal is this and one vertex is this. Find the absolute value of A plus B plus C. ये rhombus है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB and AD, AB और AD के मिड पॉइंट से हमने डाल दिया। ठीक है, the equation of line through the midpoints of side AB and AD of rhombus ABCD whose one diagonal is 3x minus 4y plus 5. 3x minus 4y plus 5 is one diagonal. Alright. And one vertex is 3, 1. 3, 1, 1 एक वर्टेक्स है। तो अब देखते हैं डायगोनल या तो A से पास होगी या B से पास होगी। अगर डायगोनल A से पास होगी तो A इसमें सेटिस्फाई करवाओ। A सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 9 minus 4 plus 5 नहीं हो रहा है, मतलब डायगोनल इज दिस वन, दिस इज द डायगोनल। ठीक है, ये तुम्हारी डायगोनल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी और इस लाइन की लेंथ हाफ ऑफ ये वाली लाइन की होगी। दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो और पता है तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि दिस, लेट अस से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1:2 के रेशियो पे होनी चाहिए। सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, थेल्स थ्योरम बोलते हैं जिसे। थेल्स थ्योरम से दिस बाय दिस 1:2 है ना। तो आई होप आपको ये सब ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स याद है, एलिमेंट्री ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये ट्रायंगल है ABC और इससे साइड्स को कनेक्ट, साइड से मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैं एक लाइन बनाऊं, तो दैट लाइन इज पैरेलल टू द बेस। और ठीक है, ये पैरेलल होती है और DE/BC का रेशियो जो है ना वो 1:2 का होता है, 1/2 का रेशियो होता है। और क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है तो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये अपने एल्टीट्यूड्स है तो AP1 बाय AP2 ये मेरा 1:2 के रेशियो में आता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, है ना, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रोम्बस। अब अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है, अब अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैं सब कर सकता हूँ, दुनिया की हर चीज इस रोम्बस में अब आ जाएगी। ये मतलब जो जो पूछा है, अगर ये वाली लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 और ये से पैरेलल है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बेटा? 3x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0। अब ये c तो बस फाइंड आउट करना है मुझे। a वर्टेक्स मुझे कितना दिया है? 3, 1। तो 3, 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3x माइनस 4y प्लस 5 कितना आ रहा है? 10/5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2।
और 3x माइनस 4y प्लस सी से कितना बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 5 प्लस सी अपॉन 5, और ये कितना होना चाहिए 1/2। तो 20 बराबर 5 प्लस सी, तो सी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 15। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 15। इसका आंसर बेटा आ जाएगा 16। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन था, सिंपल बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, जो आप बोलते हो मिड पॉइंट से। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पकड़ बनाए रखना, क्योंकि पैराबोला एलिप्स में तो बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल जो है ना, इसमें मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, ये पूरा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि दिस विल बी मोर बेनिफिशियल जब हम लोग पैराबोला में करेंगे। बट अगर किसी का पैराबोला वगैरह याद है तो वो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। एक बार तो तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है, वरना मैं एक हिंट देता हूँ कि जो तुम्हारा x1 है ना, उसको तुम लाई करा दो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 1 में, और x2 will lie on y2 minus 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x2। देखो, और तुम्हें बेसिकली x1 और x1 x2 और y1 y2 के बीच से डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। तो x1 y1 x2 y2 will lie along the common normal, इन दोनों चर का जो कॉमन नॉर्मल आएगा उससे अलोन लाई करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है और ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें नॉर्मल निकालना आता है तो वेल एंड गुड। एक हिंट और दे देता हूँ, सर्कल का जो नॉर्मल होता है ना, दैट इज इट्स रेडियस। सर्कल का नॉर्मल होता है रेडियस। ठीक है, इस पर मैं वीडियो भी अलग से भी डालूंगा अपने चैनल पर, तो तुम्हें उसका सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। A variable line capital L is drawn through, अब next problem ये comprehension है। A variable line L is drawn through this to meet the lines this and this at points A and B. A point P is taken on the line L. If 2 upon OP is equal to 1 upon OA plus 1 upon OB, then locus of P is, एक तो ये पूछा है, दूसरा उसने बोला कि अगर OP स्क्वायर की वैल्यू OA इंटू OB के बराबर है तो लोकस ऑफ पी, मतलब तुम्हें पी का लोकस बताना। तो जो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे ना, दिस इज फ्रॉम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये कैसे स्ट्राइक करेगा, तो हमें दो लाइंस दी है, x माइनस वाई बराबर -10 और x माइनस वाई बराबर -20। ठीक है, खैर तुम उससे रफली ड्रॉ कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ना, ड्राइंग से हमें उतना इसमें मतलब ही नहीं है। अब मेरे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू mx। ठीक है, क्या क्या बोला है देखो, लेटेस्ट से यहाँ पर ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। लेट्स से OA डिस्टेंस इज एट R1, OB डिस्टेंस इज एट R2। मानते हो मेरी बात कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विल बी R1 cos थीटा R2 sin थीटा, R1 cos थीटा R1 sin थीटा, और B के कोऑर्डिनेट्स विल बी R1 R2 cos थीटा R2 sin थीटा, जहां पे थीटा क्या है, tan theta is the slope of the line, tan theta is the slope of this line, m is equal to tan theta। ठीक है, अच्छा, तो अब मेरे पास ये r1 cos थीटा और r2 sin थीटा में सेटिस्फाई करा देता हूँ। r1 cos थीटा और r1 sin थीटा और r2 cos थीटा r2 sin थीटा सेटिस्फाई करा देता हूँ, करा दूं ना।
तो R1 टाइम्स cos थीटा माइनस साइन थीटा 10 बन जाएगा। एंड R2 टाइम्स cos थीटा माइनस साइन थीटा कितना बन जाएगा? ये तुम्हारा 20 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या करना है? R1 R2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, R1 R2 और थीटा एलिमिनेट करना है। अब पॉइंट P इज टेकन ऑन लाइन L। ठीक है, पॉइंट P भी इस लाइन L पे ही है, तो P के कोऑर्डिनेट्स लेटर से R3 cos थीटा और R3 sin थीटा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि 1/R3 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये 1/R1 और 1/R2 में निकाल सकता हूँ, सोचो, इस इक्वेशन से आ ही जाएगा ना। और P पॉइंट के लिए मेरे पास क्या रहेगा कि R3 cos थीटा x कोऑर्डिनेट है और R3 sin थीटा y कोऑर्डिनेट है। बस इतना ही तो करना है। तो 1/R3 बराबर, यहां से अपन 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, सॉरी, cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। और इधर पे अपन डालेंगे 1/10 माइनस 1/20, 1/10 प्लस 1/20, 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, सॉल्व करोगे, ठीक है, इनटू में आएगा। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? R3 cos थीटा माइनस R3 sin थीटा, और ये कितना बन रहा है मेरे दोस्त? ये सब कैलकुलेशन तो तुमसे बननी चाहिए। 20/3 बन रहा है। तो R3 cos थीटा तुम्हारा कितना हो गया बेटा? X हो गया। R3 sin थीटा बेटा तुम्हारा कितना हो गया? Y हो गया। ठीक है, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 20। एक मिनट से 40 आना चाहिए, तो अपन ने जिससे गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, 2/OP था, यहाँ पे 2/OP था तो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 है ना, तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 2 40। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3x माइनस 3y इक्वल टू 40। ठीक है, तो बताना ये वाला सवाल समझ में आया या नहीं, है ना? अगर ये आ जाए तो तुम 2 और 3 दोनों खुद से कर सकते हो, तो 2 और 3 यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, है ना? ये वाला सोल्यूशन देखो अगर फिर से समझ नहीं आता है तो। वैसे सिंपल है, बस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में चलना है, डिस्टेंस और एंगल। ठीक है, जब भी एलिमिनेशन ऐसा लगे मुश्किल हो रहा है तो आई वी गो फॉर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। इसमें भी सोचना है, इसमें तुम्हारे पास R3 स्क्वायर बराबर R1 R2 है। ठीक है, सोचना क्या कर सकते हो, कैसा एलिमिनेशन करोगे। ठीक है, हो जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। R1 की भाई सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, थीटा में चलना, और क्या बनेगा? R3 स्क्वायर तुम्हारा क्या बनेगा? R1 कितना बनेगा? ये बन जाएगा, यहाँ से आएगा 200/cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
का होल स्क्वायर। बस अब दिख गया, आइयो को दिख गया होता है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इक्वेशन आनी चाहिए, और ये इक्वेशन के बाद तो तुम्हें दिख ही गया होता है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा r3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 200। जिसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिख गया ना, वो तो 2 मिनट में कर देगा ये सवाल। तो r3 cos थीटा क्या है तुम्हारा, y x है और ये y है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 200। और क्योंकि एक्स वाई हो या वाई एक्स हो एक ही बात होती है, स्क्वायर है, माइनस भी ले लो जब तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप सिमिलरली तुम ये वाला भी सॉल्व कर देना, तो मैंने बता दी। ठीक है, नाउ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग अलोंग द लाइन ओपी। उससे पहले ये दो होमवर्क है, नहीं एक होमवर्क है दिस वन, ये आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क बता देता हूँ, ये होमवर्क है, ये खुद से करो। ठीक है, ये होमवर्क है, ये वाला कहाँ गया, दिस वन इज योर होमवर्क। और कौन सा दिया था मैंने होमवर्क में, बाकी तो सारे बता दी ना मतलब है ना। बाकी जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो तुम देख लो, तुम्हारा मैंने जब क्वेश्चन कर ही रहे हो तो पूरे पूरे सॉल्व करो, है ना, हिंट मैं दे ही दे रहा हूँ। बट ये वाला सवाल तुम्हें पूरा होमवर्क है, और इसमें मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हिंट फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, a ray of light traveling along the line O being origin is reflected by the line mirror this। तो आप पहले कॉन्सेप्ट फिर ये क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सिंपल से है, अगर ये मेरा मिरर है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो सबसे पहले अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है गिवन ये और ये, इंसिडेंट रे और मिरर रे अगर मुझे गिवन है और मुझे रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसिडेंट रे पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लूंगा। ठीक है, इंसिडेंट रे पे कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा और उसे मैं मिरर से रिफ्लेक्ट कर दूंगा। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट मिरर फाइंड करूंगा, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले। ठीक है, और अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे पास जो है ना रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड मिरर, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे ऑन मिरर, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब इस सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, a ray of light traveling along the line OP is reflected by the line mirror this, the point of incidence being 1, 1। अच्छा, तो लेटर से ये ओरिजिन है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे जी सर ओरिजिन ऐसे ले लो सर, ऐसे एक लाइन आई, ठीक है, और मिरर से टकराई एट 1, 1। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स ये आ गई, इंसिडेंट रे की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स, आपके इंसिडेंट रे की इक्वेशन हो गई। और यहां से और क्या दिया है, लाइन मिरर, मिरर लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आ गया और ये आ गया। ठीक है,
The reflected ray travels along the point PQ. ठीक है, यहाँ से ये OPQ. रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए. अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होगी जब मिरर से, हाँ ऐसी जाएगी. ठीक है, तो अपन ने तुम्हें बता दिया है मेथड. अब खुद ही सोचो, उसने तुम्हें एक पॉइंट ऑन इंसिडेंट रे ऑलरेडी दिया है, तो 0,0 अगर मैं रिफ्लेक्ट कर दूं फ्रॉम द मिरर, 0,0 मैं अगर मिरर से रिफ्लेक्ट कर दूं, तो वो क्या आएगा, x/2 -y/3 -2 टाइम्स 1/2² + 3² कितना होता है 13. तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कितने आएंगे, -4/13 और 3/13. ठीक है, लेट अस से ये o डैश हो गया, और o डैश p ज्वाइन कर दूंगा, तो o डैश p ज्वाइन कर दे, तो o डैश p और ये q. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ना रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी. तो reflected ray traveling along PQ is again reflected by the line mirror 2x - 3y - 1, मतलब इससे पैरेलल एक मिरर लगा है. ठीक है, तो ये वाला मेन पॉइंट आ गया. तो ये बन गया 2x - 3y - 1 = 0. अब थोड़ा थोड़ा तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू होगा. क्यों कर रहे हो दिमाग खराब? क्यू पॉइंट आ जाएगा ना मेरे पास, ये इंसिडेंट रे इधर से रिफ्लेक्टेड होते, इस मिरर के लिए इंसिडेंट हो जाए, ना सिस्टम ऑफ मिरर्स का सवाल था ये. सिस्टम ऑफ मिरर्स का सवाल है ये, बड़ा अच्छा सवाल है. इसको आप लोग थोड़ा सा है ना रख सकते हो रिवीजन के लिए. पूरा रिफ्लेक्शन एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी, तो वहां पे मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा. तो y - 3/13 बराबर 11/15 नहीं 11/17 x + 4/13. ठीक है, m टाइम्स x - x. सॉल्व कर दो, ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, तो 13y - 3 बराबर 11/17 13x + 4. है ना, अभी इक्वेशन गंदी आएगी, बस यही दिक्कत है. क्योंकि जैसे मैंने ओरिजिन को यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और फिर ये लिया, तो ये आई है ना. अब इस इक्वेशन से तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना. दिस विल बी अ लॉन्ग लेंथी सवाल. कंसेप्चुअली तो इजी है, बट ऐसे लेंथी है. ठीक है, अब तुम्हें इससे बात क्या करना है, यहाँ से आई थिंक यू कैन डू इट इजीली. ये इनसे अब ये जो भी इक्वेशन आएगी, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे हो जाएगी, इससे और इससे मिरर से इंटरसेक्ट कराओगे, तो क्यू आ जाएगा. ठीक है, और फिर से रिफ्लेक्टेड रे फाइंड आउट करनी है तुम्हें. तो इस बार क्या करोगे, पी का रिफ्लेक्शन ले लेना मिरर से, पी को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दोगे, पी को रिफ्लेक्ट कर दोगे और पी क्यू ज्वाइन कर दोगे, तो तुम्हारे पास पी क्यू आर भी आ जाएगा, क्यू आर भी आ जाएगा. और आर उसने पता है कहाँ बोला है, आर उसने बोला है आर इधर है, तो ये हो जाएगा. तो अब अगर तुम्हें ये डायग्राम में दिक्कत आ रही है, तो मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए. ये दो पैरेलल मिरर्स है, एक लाइट रे आई ऐसे. ठीक है, ओ पी रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पर आई, और फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आई. ऐसे टाइप के तुमने ऑप्टिक्स अगर पढ़ ली है तो बहुत सारे सवाल देखे हो. ठीक है, तुमने ऑप्टिक्स में ये पढ़ा होगा सिस्टम.
ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस तुम आई थिंक इजीली निकाल सकते हो। ये नॉर्मल पैरेलल मिरर से तो सेम नॉर्मल भी होगा। रिफ्लेक्शन लेना हमने तुम्हें सिखा ही दिया। ठीक है, पी क्यू आ जाएगा, पी आर आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बट अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो तुम कर लोगे। कैलकुलेशन आई थिंक थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, क्या है एक बार और देख लो। ये 0 0, सबसे पहले 0 0 था और ये 1 1 था, तो इंसिडेंट रे की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स। फिर इस पॉइंट का मैंने मिरर के अबाउट रिफ्लेक्ट किया, जो मिरर गिवन था, गिवन मिरर था 2x माइनस 3y प्लस 1। इसके अबाउट अपन ने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया ओ डैश। फिर मैंने बोला ओ डैश पी क्यू विल बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो ओ डैश पी की जो इक्वेशन होगी वही पी क्यू की इक्वेशन होगी। ठीक है, ये m1 ये m2। फिर हमने बोला कि ओ डैश क्यू इंटरसेक्शन ले लो m2 के साथ, तो तुम्हारे पास q आ जाएगा, और सेम प्रोसीजर लगा दे यू कैन फाइंड q आर। जैसे p का रिफ्लेक्शन लो जे m2 से और इन दोनों को जॉइन कर दो, तो यू विल हैव दिस और r विल लाई ऑन दिस। तो करना मजा आएगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, सोचा अगर तुम इसमें कुछ और ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो, आई थिंक नहीं लगा पाओगे, है ना। थोड़ा सा ये लेंथी है, बट ये इजी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट इजी है अगर किसी को सॉल्व करना आता है तो। ठीक है, चलो लास्ट सवाल देखते हैं। तो लास्ट सवाल क्या है, लास्ट सवाल ये है कि लेट 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 बी अ डॉट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू lx प्लस my intercepting at P and Q. If angle POQ equal to pi by 2, find L plus N. तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास बेसिकली एक सर्कल टाइप तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, और इसकी तुम्हें एक डॉट दी है जो सेंटर पे बेसिकली 90 डिग्री सबटेंड करती है। ठीक है, तो अब इसमें मैं तुम्हें जनरल सर्कल भी बोल सकता था। ठीक है, तो इससे जानने का क्या तरीका होता है, होमोजेनाइजेशन, है ना। ये इसलिए लिया था कि होमोजेनाइजेशन तुम्हारा मैं रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो होमोजेनाइज कैसे करोगे भाई, 3x माइनस 4y अपॉन माइनस 5, ये बराबर कितना हो जाएगा, -1। 3x माइनस 4y अपॉन -5 ये बन जाएगा +1। सर ये 1 की इक्वल है। आप होमोजेनाइज करने का मेथड पता है, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री, यहाँ 1 है तो x टाइम्स 1, यहाँ 1 है तो y टाइम्स 1। ठीक है, और फिर क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर तुम्हें 0 कर देना है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर L टाइम्स x इंटू 1। 1 कितना है, 3x माइनस 4y बाई -5, और y कितना है मेरे दोस्त। अच्छा, ये सर्कल है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि L और M इक्वल अभी नहीं है ना। नहीं, M और L और M तो इक्वल होने भी नहीं चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है ना, A भी इक्वल होने से। ठीक है, प्लस M टाइम्स y प्लस M टाइम्स y इंटू 3x माइनस 4y अपॉन -5, ये बन जाएगी होमोजेनाइजेशन के बाद की इक्वेशन। तो अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल लो, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम्हारा बन रहा है 3l/5।
और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बन रहा है, और 1 + 3l/5, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन रहा है 1 + 3m/5, दोनों का सम होना चाहिए 0। तो 2 + 3/5 l + m बराबर है 0। तो l + m कितना आ गया मेरे बच्चे, -10/3। तो इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं इस रिवीजन सेशन को। उम्मीद करता हूँ इससे बाद तुम्हें स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार थ्योरी खुद से रिवाइज करो अपने नोट्स से, ठीक है। बाकी मैं वीडियो तुम्हें कमेंट्स में दे दूंगा वेयर आई हैव रिवाइज। वैसे तो यहाँ भी रिवाइज कराई दिया ना ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी, बट कमेंट्स में वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने पूरा ट्राइंगल्स एंड इट सेंटर डिस्कस किया है। हाँ, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और ले लो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो मैं तुम्हें कमेंट्स में दे ही दूंगा, तो टेंशन नहीं है। वीडियो तो करते हैं एंड, बैटरी हो जाइए समाप्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, बाय बाय।